मेरा नाम दिलबाग सिंह और मैं एक शराबी। और बहुत बहुत धन्यवाद अ, हर फेलो मेंबर का जिन्होंने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया स्पीकर के तौर पे। कल ही मैं एक मीटिंग में था तो मैंने पूछा यही कि क्या मैं आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ऑडियो पार्ट को। तो वो बड़ा हंसे है ना, वो बाहर से थे। तो उन्होंने कहा कि यार आज तक तो जिंदगी में मेरी किसी ने कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं। मैं इस काबिल ही नहीं था कि कोई मेरी रिकॉर्डिंग करे। तो अगर आज आप मेरी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो कमाल है, ये तो मेरे लिए मतलब इट वाज सो, है ना, एक अलग पर्सपेक्टिव उन्होंने मुझे दिया कि ना हमें किसी ने रिकॉर्ड किया, ना हमारी बातों को किसी ने सीरियसली लिया, ना हमें और हमारे विचारों को किसी ने सीरियसली लिया, क्योंकि हम उस काबिल ही नहीं थे। और आज हमारी वॉइस को या आवाज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैसेज को, कि वो मैसेज उस परमात्मा की नजर में कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच हो सकती है किसी दूसरे रिकवरिंग भाई के लिए। तो दोस्तों, मेरा ये सफर शराबीपन का अगर सफर मैं कहूँ तो कई होंगे। खासकर अभी जो एक स्पीकर पहले बोल रहे थे, मैं उनसे बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा था, और इसी तरह कई और भाई भी होंगे। और जो मेरा आज का टॉपिक भी है ना, वो फेलोशिप पे ही है। मेरी सोब्राइटी और मेरी फेलोशिप किस तरह से इंटर रिलेटेड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा परिचय जरूर देना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल एक अल्कोहलिक होने के नाते मैं किस तरह से इस बीमारी से, मतलब ये एक बीमारी ही है, और इस बीमारी में मैं कैसे आया, किस तरह से मैं इससे, लंबी कहानी है। लेकिन हाँ, उसमें सब चीजें हैं जैसे आप सबके साथ हुआ ही होगा। और लेकिन मेरी एक क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, है ना। बचपन जैसा भी गुजरा वो डिफिकल्ट था, स्ट्रगलिंग था। माँ ने पाला और पिता एक शराब से ही जूझ रहे थे, और महज 22 साल की उम्र रही होगी उनकी, और अ, उनकी मौत हो गई थी। और मौत की वजह रही होगी कोई, जरूर सनसनीखेज थी शायद, मार दिया गया था उन्हें, ही वॉज किल्ड। और वो शराब पीते थे, इतना जानता हूं मैं कि ही वॉज एन एल्कोहलिक। उस एज में ही उन्हें अ, शराबीपन का खिताब मिल गया था, क्योंकि मैंने यही सुना है उनके बारे में कि वो बहुत पीते थे और छोटी उम्र से ही पीते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर भी ड्रिंक करते थे, वो भी बहुत पीते थे। तो स्ट्रगल लंबी थी। माँ मुझे लेकर चंडीगढ़ आ गई, और उन्होंने वहां से एक बस पकड़ी और सिर्फ उस बस में चढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, क्या नहीं है। और बस उन्हें किसी ने एक सजेशन दे दी कि तुम चंडीगढ़ भाग जाओ इस बच्चे को लेकर, नहीं तो ये भी मरेगा, क्योंकि इसके बाप के बहुत से दुश्मन हैं। और ये सच्ची कहानी है। उन्होंने जो भी उनके पास 2 4 5 10 रुपए उस वक्त थे, कुछ थोड़ी बहुत चांदी रही होगी, कुछ थोड़े बहुत जेवर रहे होंगे, वो अपनी गठड़ी में बांध के वो वहां से बस में बैठे और चंडीगढ़ पहुंच गए। साथ में केवल मैं था, और मेरी उम्र उस वक्त कुछ महीनों की थी शायद, तो मुझे बताया जाता है साल होंगे, 8 9 महीने रहे होंगे, ऐसा कुछ 1 साल के करीब होगी। तो एक बिवाइल्डर्ड सी स्टेज थी उनकी। बिवाइल्डरमेंट आप समझ सकते हो, हमारी बिग बुक में भी ये शब्द, एक बौंदले हुए, एक असहाय, और क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं।
तो जब यहाँ वो पहुँचे, अच्छी फैमिली है, लैंडलॉर्ड फैमिली थी। मैंने कभी नहीं देखी, मैं कभी नहीं मिला। लेकिन वो भागे थे वहाँ से, इतना मुझे मालूम है कि जब वो यहाँ उतरे, पहुँचे तो किसी ने बता दिया कि यहाँ गवर्नर हाउस है, वहाँ चले जाओ। आप समझिए 50 साल पुरानी बात है ये। परमात्मा पे भरोसा मैं क्यों ना कर सका, ये मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि उससे मैं क्यों इतने साल जुदा रहा, या मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने ही मुझे उससे मिलवाया। वो तो चले गए वहां गवर्नर हाउस के गेट पे जाके, कहते जी मैं ऐसे ऐसे मुझे जरूरत है। वो कहते ये तुम कहाँ से आ गए हो? कहते कुछ नहीं, मैं उनको हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती थी, जाटलैंड से आए थे, जाट ही थे। तो वो हरियाणवी ठेठ में बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे। वो कहते ठीक है, आप साइड पे बैठ जाओ। वो दिन कुछ अच्छे थे। वो वहां कोई जो गार्ड वगैरह रहे होंगे वो हरियाणा से होंगे या क्या होगा। उन्होंने कहा यहाँ आप छोटे मोटे काम कर लोगे? तो वो बोले कि छोटे मोटे काम क्या, मैं खेतों में काम कर सकती हूँ, मैं घर के सभी काम कर सकती हूँ, मैं चक्की पीस सकती हूँ, मैं आटा। वो कहते ऐसा कुछ नहीं, ये तो शहर है, आप कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे, पानी पिला देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे तो हम देखते हैं रीडर से बात करके, तो शायद वो कुछ। और वहां मुझे मेरी माँ को एक छोटा काम मिल गया, जिसे आप कह सकते हो कि एक मेड का काम मिल गया है। और वो कुछ महीने वहीं पर वो डेली वेजिस पे या जो भी उन्हें मिलता था मेहनताना। बड़ी दुखद, बड़ी एक रही। दुखद तो मैं आज कहूंगा भी नहीं। मैं मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आके सिखाया गया कि नो सेल्फ पिटी। आत्म जो एक वो, ना तो उसमें कोई मुझे उस पे यूं सोचना है कि मैं बेचारापन। शायद वो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक दौर था कि अब उनका दिमाग में एक ही ऑब्जेक्टिव था, इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना। और एक डर था उनके जहन में कि जिस तरह इसका दादा और इसका बाप अ, लड़ाई झगड़े और मार और जो भी उनके जीवन में बीता, वो डर उसके अंदर बैठा हुआ था। और अच्छे खासे खेतों में काम करने वाली, घरों में रहने वाली, बड़े बड़े घरों में रहने वाली एक एक सूबेदार की बेटी। माई नाना वाज ए रिटायर्ड नायब सूबेदार। तो उनको उस वक्त उनके पास बंदूक हुआ करती थी, दो नाली हुआ करती थी। ये सब बातें बताई गई हैं मुझे, मैंने खुद तो देखा नहीं। और उसने वो हर काम करना शुरू कर दिया जिससे कि मेरा पालन पोषण कर सके। धीरे धीरे आगे बढ़े उन्होंने। किसी ने उन्हें लीड दी कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, करते करते आगे बढ़ते गए। फिर परमात्मा ने एक एक इंसान और आए मेरी जिंदगी में, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है, लेकिन वो आज भी मेरे साथ एक फादर की तरह ही है। उनका और मेरी माँ का एक रिश्ता बन गया, एक स्पिरिचुअल, एक, मैं उसे स्पिरिचुअल ही कहूंगा कि बिन फेरे हम तेरे वाली बात हो गई। अब ये भी उस परमात्मा की एक बहुत बड़ी अनुकंपा थी कि एक औरत, एक जवान औरत 20-22 साल की, जिसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जाता था, एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गई जिस इंसान ने उसे अगले 50 साल तक नहीं छोड़ा। लेकिन ये सब चीजें मेरे लिए, मेरे शराबीपन के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनी। कारण कोई भी हो, बड़ा या छोटा, वो बनता जरूर है। बढ़ती गई चीजें, बचपन आया, अकेले रहते थे क्योंकि जो मेरे गार्जियन थे वो 1 महीने में, 2 महीने में आया करते थे, कभी-कभार मिलते थे। कुछ ज़रूरत होती थी उसको कर देते थे, फिर चले जाते थे। कुछ इस तरह सिलसिला चलता गया। मेरी माँ ने उनसे एक ही प्रॉमिस माँगा कि आप मेरे बेटे को पढ़ा दोगे? उन्होंने कहा मैं पढ़ा दूँ।
बड़ा रूहानी रिश्ता है उनका। उस रिश्ते की मिसाल आज तक मेरी ज़िंदगी में तो मुझे और कहीं से मिली नहीं, शायद कुछ फ़िल्मों में ज़रूर देखने में मिली होगी। तो दोस्तों करते-करते मैं स्कूल चला गया। पहली फ़िल्म दौड़कर स्कूल से देखी 8वीं क्लास में, दोस्ताना। यहाँ तक था कि मेरी एडमिशन करवाने जब स्कूल में गए तो वो 3 साल का था मैं, तो मेरी माँ ने मुझे 3 साल कोई फर्स्ट क्लास में ही करवा दिया। तो वहाँ से कुछ समस्याएँ शुरू हो गई क्योंकि मुझे पहली क्लास में करवा दिया गया और मैं मुझे आता कुछ भी नहीं था। जबकि कुछ एक तरीका होता है भी नर्सरी, केजी, उस वक़्त उतना था भी नहीं, 1970 का ये 73-74 की बात रही होगी। तो बस हो गया एक सफ़र शुरू हो गया, 8वीं में आ गया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा स्कूल से दौड़ते हैं यार, फ़िल्म देखी जाती है स्कूल से दौड़ के। उस वक़्त ₹2.25 की लोअर स्टाल की फ़िल्म आती थी। किसी बड़े ने कहा मुझे कॉलेज वाले ने तो बस फिर वो एक झूठ, घर आकर अपने आप को बचाने के लिए झूठ, फिर मार से बचने के लिए झूठ। तो वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात आप करते हैं, हमारी बिग बुक करती है, मेरा स्पॉन्सर करता है, तो वो बहुत जल्दी से शुरू हो गया था। अकेलापन था, बहुत बड़ा अकेलापन था। मुझे एक्जिस्टेंस में ही एक अकेलापन मिला कि दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, बुआ-मासी, इनके नाम पर कुछ भी नहीं था, केवल एक खालीपन था। एक कमरे में रहते थे और उसके उलट बल्कि जब मेरे पिता का ज़िक्र आता था तो मेरी माँ उनको जी भर के गालियाँ निकालती और ऐसी गालियाँ जो बड़ी संवेदनशील मतलब मेरे पूरे खानदान को जिसे बोलते थे कि तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तुम सब हरामज़ादे और तुम सबने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और जब भी उनको गुस्सा आता था उनके मुँह पर यही शब्द होते थे क्योंकि वो कहीं न कहीं वो भी एक शराबीपन के उस दौर से गुज़र रही थी क्योंकि उसने सालों 5-6 साल अपनी मैरिड लाइफ़ के उस माहौल में बिताए थे और वो उस माहौल को, उस ट्रॉमा को, ये ट्रॉमाज़ होते हैं ना, एक बहुत बड़े ट्रॉमाज़ हैं, झटके होते हैं, बड़े खतरनाक ज़हन में बस जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा, लेकिन मेरे मन में वो हीन भावनाएँ, मेरे मन में वो अपने प्रति एक छोटापन, मैं एक बिना बाप की औलाद हूँ, मेरे पिता है नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं। मैं देखता था लोग कहते थे आज मैंने बुआ के घर जाना है, आज मैंने मासी के घर जाना है, आज मुझे है ना? तो मुझे नहीं समझ आता था कि ये सब क्या है? ये रिश्ते, ये नाते, ये मामा, चाचा, ये है ना? बड़ा अ, एलियन था मेरे लिए सब कुछ। मेरे लिए एक ही रिश्ता था मेरी माँ का और वो भी खट्टा और मीठा रिश्ता था। जब वो खुश थी तो मैं दुनिया का सबसे प्यारा इंसान था और जब वो उदास होती थी तो कई बार घंटों भी मुझे कोसती रहती थी कि तेरी वजह से ही सारा कुछ हुआ। या कॉलेज आ गया और फिर वही मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती गई। अब औरतों की तरफ मैं आकर्षित होने लग गया। फीमेल है ना, कभी मैं किसी में अपने बाप को ढूंढता था, किसी में अपने भाई को ढूंढता था, किसी में अपनी माँ को ढूंढता था। रिश्ता एक स्वीट और सोर था, मेरे रिश्ता था स्वीट और सोर। बड़ी खूबसूरत एक अपने भाई थे, अमेरिका से थे। उन्होंने कहा कि एक बार मेरी माँ मुझे जेल में मिलने आई। उनका छोटा-सा वाकया यहाँ ज़िक्र करूँगा कि उस दिन मैंने अपनी फैमिली को रिलोकेट किया। क्योंकि इन मीटिंग रूम्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक लाइन मेरा जीवन बदल सकती है। कहते हैं इन मीटिंग रूम में मुझे उस दिन मैंने अपनी फैमिली को 32-33 साल की उम्र में रिलोकेट किया। फिर उसने कहा नहीं रिलोकेट नहीं किया,
मैंने लोकेट किया कि मेरी भी कोई फैमिली है। बड़ी प्रोफाउंड है ये लाइन। सुरेंद्र जी तो अक्सर मेरे साथ रहते ही हैं। वर्चुअल मीटिंग्स में इनसे ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन मुलाकात। बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। उस एक लाइन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अभी कुछ महीनों पुरानी बात है कि मैंने अपनी, हम कहते थे ना, मैंने अपनी फैमिली को रीलोकेट किया है। वो कहता रीलोकेट नहीं किया, क्योंकि लोकेट किया है। मेरी तो फैमिली ही नहीं थी। मेरी कोई फैमिली ही नहीं थी। ना मेरे लिए कोई माँ थी, ना पिता था, ना कोई समाज था, ना मैं किसी के लिए था, और था ही नहीं। मुझे तो उस दिन पता चला कि मेरी एक फैमिली भी है। चाहे वो एक माँ ही हो, एक गार्जियन ही हो, कुछ दोस्त ही हो, क्या वो हैं भी? मेरे लिए वो एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ये लाइन मेरे लिए बहुत प्रोफाउंड थी। वो शादी हुई, जल्दी हुई, लव मैरिज हुई, माँ फतेह कर गई, वो जीत गई। उसने अपनी स्ट्रगल को 22 साल तक जारी रखा और मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया, जहां मुझे बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और छोटे स्कूल में पढ़ा के जो घरों में होता है, वहां से उसने मुझे डीएवी स्कूल सेक्टर 8 तक पहुंचाया। एक दाई का काम करके, लोगों के घरों में जाके काम करके। वहां से उसने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरे उन गार्जियन जो हैं, उनका भी पूरा ये सहयोग रहा। वो गाइड करते रहे कि तू इसको पढ़ा, तू इसको पढ़ा लिखा और इसको बड़ा आदमी बना। और मेरी माँ की मेहनत रंग लाई। और लेकिन साथ साथ मेरी बीमारी मेरे साथ चल रही थी। मैं अपना अकेलापन किसी से शेयर नहीं करता था। मैं अपनी हीन भावनाएं किसी से शेयर नहीं करता था। मैं अपनी अपने दुखद इंसिडेंट किसी से शेयर नहीं करता था। उसको मैं केवल फिल्मों में ढूंढता था। फिल्मों में खो जाता था मैं। कॉमिक्स, फिल्में, नॉवल, चाचा चौधरी, नंदन, चंपक, मेरा दिमाग भागता था। मेरी बीमारी रेस्टलेस, इरेटेबिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन जो है, उससे संतुष्टि नहीं, और एक एक बेचैनी, एक एक कुतूहल, एक अंदर ही अंदर एक 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 रेस्टलेसनेस, ऑब्सेसिव थिंकिंग, निरंतर सोचते रहना, दिल का तेजी से धड़कना, रात को नींद में उठना, डर लगना, बुरे सपने आना, ये सब बहुत पहले से शुरू हो गया था। बहुत पहले से। और बस इन्हीं चीजों से जूझता हुआ आपका ये भाई दिलबाग बड़ा होता गया, और मेरी बीमारी मेरे अंदर गहरे पैठ करती गई। क्योंकि मेरे सामने एक एक भाई ने और भी बहुत अच्छी शेयरिंग की थी इन्हीं मीटिंग रूम्स में, कि दुनिया की बाहरी ताकतें तुमसे सब कुछ छीन छीन सकती हैं। सब कुछ। आपका पैसा, आपके माँ बाप, आपका रुतबा, आपकी दौलत, लेकिन आखिरी सांस तक उस सिचुएशन में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उस सिचुएशन में आप किस तरह से आगे बढ़कर चीजों का चुनाव करते हैं, ये इसकी जो चॉइस है वो मेरे ही हाथ में है। अगर मुझे पहली बार कहा गया था कि स्कूल से भागकर फिल्म देखने चलोगे, चुनाव मेरा था, हां या ना। मेरा शराबीपन मुझे बोला हां। मैं वहां ना भी बोल सकता था, लेकिन वहां मेरी सही, मेरी हीन भावना, मेरी गरीबी, मेरी मुफलिसी, मेरे खुद के अपने पैमाने, मेरे खुद के अपने चीजों को देखने की दृष्टि, एक 13 साल, 12 साल, 11 साल उम्र थी मेरी सिर्फ। मैं 11 साल में 8वीं कर गया था। मतलब मेरे खुद के पैमाने थे वो। मैं चुन सकता था कि नहीं, मेरी माँ इतनी मेहनत करती है और इतनी शिद्दत से वो मुझे आगे बढ़ा रही है, और मैं नहीं फिल्म देखने जाऊंगा। लेकिन मैंने फिल्म देखना चुना। जब मुझे किसी एक भाई ने, मेरा दोस्त ही था, उसने मास्टरबेट करना सिखाया। कहता यार इस तरह करते हैं मास्टरबेट, ये किताब पढ़ और कर। उस वक्त मेरी उम्र महज यही रही होगी 12 साल।
उस वक़्त भी मेरा चुनाव हो सकता था कि नहीं, मुझे ये अश्लील चीज़ें नहीं करनी, लेकिन मैंने चुना। मैं हर वो चीज़ चुनता गया जैसे एक शराबी चुनता है। हर वो विकल्प, हर वो विकल्प मेरे लिए मैं चुनता गया। मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा, मतलब लंबी कहानी है। आईएएस का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, सीडीएस का ओटीए एग्ज़ाम भी क्लियर किया, डीएसपी पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटन, फिजिकल, उसकी 100 मीटर, 1600 मीटर शॉट पुट और उनका सारा टेस्ट होता है डीएसपी पैरामिलिट्री में। 3 स्टार लगते हैं, उसको असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, मैं सभी के रिटन एग्जाम क्लियर करता चला गया, जबकि था मैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। मैं कभी स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ले पाया, लेकिन कॉलेज में मैं रातों रात पढ़ा, बहुत मेहनत की। मेहनत भी मैंने बहुत की, लेकिन अंदर ही अंदर पैरेलल जिंदगी चल रही थी। कहते ना कि एक जिंदगी बाहर चल रही है और एक अंदर भीतर। दोनों जिंदगियों में से चुनाव मुझे करना था। और करते करते शादी हुई। वो सब सफलताओं को मैं पीछे छोड़ता गया और शराब मेरे हाथ में आ गई। महज 21 साल में, शादी से 1-2 साल पहले, यूनिवर्सिटी के दौर में पढ़ते वक़्त, बहुत ही अच्छी, खूबसूरत, अच्छे घर की लड़की को मैंने फाँसा, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत थी। मेरे अकेलेपन की ज़रूरत थी, मेरे शराबीपन की ज़रूरत थी। शराब तब तक नहीं आई थी। और फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, बिना नौकरी के, बिना किसी, मतलब मैंने शादी भी कर ली। शादी कर ली तो मैंने औलाद भी बहुत जल्दी पैदा कर दी। 24 साल की महज़ उम्र में मैं बाप भी बन गया। अब शराब दिन में भी चल रही थी, रात को भी चल रही थी, जब दिल करे तब चल रही थी। और फिर मेरी वाइफ के साथ मेरे झगड़े, कलह-कलेश, मारना-पीटना, ये करना, उसको तंग करना बुरी तरह से, दिन में भी पी लेनी, रात को भी पी लेनी, पूरी झगड़े, हर वो हरकत जो कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो करता चला गया। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा, भाई इस आदमी को छोड़, ये जानवर है, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो 4 साल की एक बेटी थी, उसको मुझे देकर सौंप के वो अपना निकल गई। अब क्या करती, अच्छा किया। लेकिन मैं नहीं रुका। उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 27-28 साल की उम्र में डिवोर्स हो गया। शराब चलती रही, बेटी मेरे पास थी, उसको मैंने पालने की कोशिश की। और मेरी माँ ने उसमें बहुत मेरी मदद की, मेरे गार्जियन ने भी मेरी बहुत मदद की। वो फैमिली हमारे साथ जुड़ी ही रही, आज भी वो जुड़ी हुई है। उन्होंने उसकी स्कूलिंग में भी मदद की, हर जगह की। और मैं शराब की तरफ, मेरी बीमारी, किसी पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक चाल जो होती है, पूरी गहरी चाल के साथ, वो मेरे साथ निरंतर उसका संबंध स्थापित होता चला गया, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था, मुझे खत्म कर देना। नेस्तो नाबूद, खत्म, फिनिश, एनाइलेट। दूसरी शादी की, और फिर दूसरी शादी से भी एक बेटी। शराब चलती रही, झूठ बोलना, मैनिपुलेशंस करना, बीवी पे वो हर अत्याचार करना जो कभी उसने सहा नहीं, उसने देखा नहीं। वो भी परेशान कि ये क्या रूप है? ये साली स्प्लिट पर्सनैलिटी है क्या ये? ये दिन में कुछ और है, रात को कुछ और है, बिना पिए कुछ और है, पी के कुछ और है, पागल है, इंसान है। बाहरी दुनिया में मैं इंसान ही था, लेकिन भीतरी दुनिया में मैं पागल था। रात को 2-2 3-3 बजे उठ के लड़ाई झगड़े करना, और मार-पीट, तोड़-फोड़, घर से बाहर निकाल देना। बड़ा भयंकर एक सीन आ गया। ये चलते ये सब चीज़ें, मैं बिंज ड्रिंकिंग में आ गया और उम्र आ गई मेरी 35-36। काम करता रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ रही परमात्मा की तरफ से कि कुछ मेरी माँ सपोर्ट करती रही, क्योंकि वो उसके इनकम सोर्सेज़ हो गए। वो मेड बन गई, जो एक पेड
जिसको हम कह देते हैं कि एक नर्स का रूप उसने ले लिया। लोग बड़े-बड़े उसे बुलाने लग पड़े। वो उनके घरों में जाकर नर्सिंग करने लग पड़ी, मरीजों की देखभाल करने लग पड़ी, एक्सपर्ट हो गए थे, लोगों की फिजियोथेरेपी करने लग पड़े। मतलब उन्होंने तरक्की कर ली अपनी इस उस जगह से, एक अनपढ़ता से वो कहाँ पहुँच गए कि उनको गाड़ियाँ लेके आने लग पड़ी, कि गाड़ी आती थी, लेके जाती थी। मम्मी उनकी वो जो भी तीमारदारी करते थे और फिर उन्हें बड़े इज़्ज़त से वापस छोड़ा जाता था कि वो एक पेशेंट की जो टेक केयर करने वाला काम, तो कुछ उनके पास पैसा भी आ जाता था और मैं फिर उनसे माँगता था, जो मेरे गार्जियंस थे मैं उनसे माँगता था। लेकिन मैं खुद भी कुछ ना कुछ करता था। आज तक मैंने शायद 20-25 नौकरियाँ पन 35 साल में पकड़ी और छोड़ी और पकड़ी और छोड़ी। कहीं 6 महीने, कभी सेल्समैन, कभी डीटीपी ऑपरेटर, कभी दिस ऑपरेटर, कभी दैट ऑपरेटर। और किया क्या है? मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और हीन भावना क्या कह रही है? कुछ भी करूँगा, है ना? कभी ये करूँगा, कभी वो करूँगा। फिक्कल माइंड, है ना? क्योंकि शराब मुझे जीने ही नहीं दे रही है। और फिर दूसरी जगह भी वही खतरनाक हादसे। उसमें सब कुछ है, बहुत, सब कुछ, जो नहीं भी कभी आपके साथ हुआ। उसमें बैंकरप्सी भी है, उसमें जेल भी है, उसमें उसमें सब कुछ है। हर वो गलीच हरकत जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ हुआ। 38-39 साल की उम्र में मुझे मेरी बस हो गई। मैंने ऐसे नहीं छोड़ी शराब कि अचानक मैं, नहीं, मैं थक गया था, मैं कॉर्नर हो गया था। मरने के बिल्कुल कगार पे था, क्योंकि 10, 15, 20 दिन की बिंज बिंज आप समझ सकते हैं कि लगातार बिना खाए 15 दिन लगातार एक भी अन्न का दाना बिना गए अंदर। मतलब आप ये देखिए कि ग्रीस निकलती थी मेरे शरीर में से, काले रंग की, केवल ग्रीस। खत्म, फिनिश, लिवर वगैरह हर चीज। अब 2 बेटियां हो गई। इस बीच कमाया भी, वो चलता रहा। इंस्टीट्यूट खोला। मतलब 2004 में तो मैंने ज़ेन फुली लोडेड जो गाड़ी आई थी, 2006 6 5 या 6 में, हाँ, मैंने खरीद ली थी। और तीसरे दिन ही उसका एक्सीडेंट कर दिया था। तो मतलब गाड़ियां भी आ गई, पैसा भी आ गया, रुतबा भी आ गया, वो सब आ गया, लेकिन शराब ने सब कुछ छीन लिया। और फिर इन मीटिंग रूम्स में परमात्मा ने मुझे भेजा। मुझे याद है वो 12 नवंबर रहा हो। मैं इन मीटिंग रूम्स में पहुंचा और पहुंचाया गया, गॉड ग्रेस, नथिंग एल्स। ना मेरे पास वो बुद्धि थी, ना मेरे पास वो करने की क्षमता थी, ना मैं सोच सकता था कभी सपने में कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा। इवन सत्यमेव जयते में भी इसे एक एपिसोड को दिखाया गया था। 2 एपिसोड में आया था और मैंने कहा यार ये क्या है ना? वो यूट्यूब पे पड़ा है अभी भी उसका एपिसोड। उसमें जो 2 लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई, मैंने कहा यार बॉस ये तो डिट्टो अपनी है। विजय सिम्हा वाज़ द वन ऑफ द शेयरर, जो एक बहुत बड़े एडिटर हुआ करते थे किसी अखबार के, एक टैलेंटेड आदमी, अंग्रेजी बोलने वाला। मैंने कहा वाओ यार, दिस इज ग्रेट मैन, आई मीन दिस हैज हैपेंड टू हिम एंड इट हैज हैपेंड टू मी। एंड टिल दैट मैंने को कभी कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं जिसने मुझे बताया हो कि दिलबाग तेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। और मुझे लगता था मैं एक यूनिक हूं। और बस फिर आप लोगों ने मुझे संभाल लिया, जो कि मेरा टॉपिक है, मेरी सोब्राइटी में फेलोशिप का क्या रोल है। अभी एक भाई पूछ रहे थे, और भी कईयों के जहन में सवाल होंगे कि मेरे जैसा ये जानवर यहाँ आया और इंसान बन गया। कीप कमिंग बैक, आते रहो। जिस दिन मैं पहले दिन मीटिंग में आया, अरे वाह क्या बात है, धुले कपड़े, साफ सुथरे चेहरे, पढ़े लिखे सुरेंद्र जी जैसे, संजीव सर जैसे लोग बैठे हैं वहां, अनिल जी जैसे।
अरे क्या बात है, मैंने कहा ये क्या जगह है, ये शराबियों की मीटिंग है, ये तो पढ़े लिखे जेंटलमैन है यार। तो उन्होंने कहा यार, एक एक करके जब उन्होंने अपनी शेयरिंग सुनाई तो कुछ तो मैं रिलेट करता गया, और मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक परमात्मा तक मेरी आवाज पहुंची थी सीना फाड़ के, मेरी या मेरी बेटियों की या मेरी मेरी पत्नी की के दिलबाग, मतलब मेरी परमात्मा ने सुन ली यार। मैं रोज रोता था, उसको पीकर मैं रोता था, मैं चिल्लाता था, मैं चीखता था, मैं पागल हो जाता था, समझ नहीं आता था मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। और आप लोगों ने मुझे थाम लिया, और ये स्लोगन कीप कमिंग बैक, आते रहो, लेट गो लेट गॉड, उस परमात्मा पे छोड़ दो। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हॉल्ट, अवॉइड हंगर, अवॉइड एंगर, अवॉइड लोनलीनेस, अवॉइड टायर्डनेस, कीप कमिंग बैक, वापिस आते रहो। लिव एंड लेट लिव अदर्स, खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो। हैव फेथ रादर देन फियर, क्योंकि मेरी जिंदगी तो केवल डरों में ही थी। मैं एक डरा हुआ, सहमा हुआ, पिटा हुआ, एक फटे पुराने नोट की शक्ल लेकर मैं आया था, जिसके नंबर भी मिट गए थे यार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी उसे मना कर दिया था। अल्कोहलिक एनोनिमस ने उसे एक्सेप्ट किया, इस हमारी संस्था ने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे आते जप्पियां पप्पियां, दो तो हमारे यहाँ पे एक सरदार जी हैं, उसको चुम्मी वाला भाई कहता हूँ, वो हमेशा जैसे ही मिलते थे वो गले पे एक चुम्मी करते थे। वो दलभाग आया कर यार, तू जवान है यार, तू चंगी उम्र से इधर आ गया यार। तो मैं 40-42 साल का ही था, 41 साल उम्र थी। अब स्पॉन्सर मिले, मतलब फेलोशिपिंग की अगर मैं बात करूं, अभी एक भाई बात कर रहे थे, है ना, फेलोशिपिंग ने ही मुझे बचाया। मैं सच बोल रहा हूँ, बिग बुक मेरी जिंदगी में 3-4 साल बाद आई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप मत लेके चलना। लेकिन बिग बुक वो मुझे थमा दी गई थी पहले दिन, मैं पढ़ नहीं पाया था, वो हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी मोटी किताब, मैंने कहा क्या पढ़ूं यार अब इसे। नौकरी मेरे पास नहीं, काम मेरे पास नहीं, पैसा मेरे पास नहीं, जिंदगी बिखरी पड़ी है, मैं क्या करूं, है ना। लेकिन बस इस फेलोशिप ने मेरी जिंदगी में चार चांद लगा दिए, और मजे से मैं जिंदगी को जीता गया। आप सब भाइयों ने मुझे इतना प्यार, हमने होली मनाई बिना शराब के, दिवाली मनाई बिना शराब के, है ना। और सुबह मैं पहुंच जाता था अपने दोस्तों के पास, जो जो रिकवरिंग एल्कोहलिक थे। मैं धर्मशाला गया किसी काम के सिलसिले में, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, मैं लेक्चर देने लग पड़ा, मैं स्कूल में जाने लग पड़ा। पढ़ा लिखा तो था ही, साथ ही साथ मैंने एमएससी इन साइकोलॉजी भी उसी दौरान की। फिर मैंने एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन ली, वो भी 80-90% खत्म होने वाली है। मतलब मैं, मेरी क्वालिफिकेशन भी बढ़ी, मैंने अपनी कंपनी खोल ली, फिर वो कंपनी बैंकरप्ट भी होगी, फिर दोबारा से रिवाइव भी हो गई। और आज मेरी माँ मेरे साथ है तो अपनी बीमारी से ग्रस्त, वो भी बहुत बोलते हैं, बहुत समस्याएं हैं उन्हें, लेकिन एक कमरा है उनका, ठाठ से रह रहे हैं आज। 7-8 मरले का घर है, 30,000 किराया दे रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, मुझे सिर्फ मेरे फेलो मेंबर्स ने एक बात बताई कि तुम्हारे दो मकसद हैं, एक कीप इट सिंपल। मैंने कहा ये 12 कदम, वो कहते ये सब ठीक है, तू आ गया ना, मैंने कहा हाँ आ गया। तुझे लगता है कि तू अब शराब नहीं पी सकता, मुझे ये तो नहीं लगता, लेकिन आ गया, फट गई है मेरी, खत्म है कहानी। कहते घुटने टिक चुके हैं तेरे, मैं क्या बिल्कुल, मेरे को नहीं पता, पीने का तो दिल करता है, लेकिन मैं पी पाऊंगा या नहीं, पीने के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते बस चुपचाप इन इन मीटिंग रूम्स में आता रहे, और मैं चुपचाप वही करता रहा। दोस्तों, जो भी इस मीटिंग रूम में आता है, वो पहले 1-2 साल तो केवल आता ही रहे। 90 दिन 90 मीटिंग्स तो एक जरूरी है, कहा जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह में, क्योंकि मैं भी वहां जाता हूं, अक्सर जाता रहता हूं अलग अलग रिहैब्स में सर्विस के लिए। लेकिन इन कमरों में, इन मीटिंग रूम्स में आना, इन अपने भाइयों की बातों को मानना, और अंधविश्वास के साथ मानना,
अंधविश्वास के साथ, पूरा विश्वास। जो कह दिया कि कर, वहां जा, वहां जाकर एक सेशन दे के आ, वहां फौज में, वहां सीआरपीएफ में जा, वहां जाकर ये मैसेज दे के आ, इन हॉस्पिटल्स में जा, वहां जाकर ये मैसेज दे के आ। आज दिवाली है, मेरी पहली 3 दिवालियों पे मैं मीटिंग्स में जाता रहा हूं, 3 दिवाली। उसके बाद फिर बीच में शायद नहीं जा पाया 1-2 बार, फिर से इस बार फिर दिवाली वाले दिन मैंने मीटिंग होस्ट की थी ऑनलाइन। मतलब पहले 3-4 साल, 3 साल तक मैं बिग बुक लेके घूमता रहा, लेकिन फेलोशिप, उनके साथ चाय पीनी, आय हाय कटिंग वाली चाय, कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई अपनी तंबाकू कर रहा है ना, लेकिन ठीक है, काइंडली इस चीज को आप गलत तरफ से मत ले जाना। उनकी वो हंसी ठट्ठा, बच्चों वाली बातें, उनका कलोल, वो समोसा खाना, वो कटिंग वाली चाय पीना, ना मीठी मीठी चाय पी रहे हैं कहीं पे, ठंड लग रही है, जैकेट पाई हुई है, उनकी बातें सुन रहा हूं मैं, और इतने इंटरेस्ट से उनकी बातें सुन रहा हूं कि वाह, मुझे मजा बहुत आ रहा है। मैं उनकी बातें सुने जा रहा हूँ, आनंद ले रहा हूं उनकी बातों का मैं पूरा, कि यार ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया। मैंने कहा यार कितना आनंद आ रहा है। उनकी बातें यूं लग रही थी जैसे लोग ओशो जी के प्रवचन या महान पुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, बिल्कुल उतना ही आनंद मेरे हर जख्म पे मलहम रखी गई इस फेलोशिप के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। मेरी वो अकेलापन कैसे जाता मेरा अकेलापन। इस आम दुनिया के लोग मेरा अकेलापन दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसे की बात करते हैं, वो तरक्की की बात करते हैं, वो सक्सेस की बात करते हैं, वो खानदान की बात करते हैं, वो बैकग्राउंड की बात करते हैं, वो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लेकिन मेरी इन मीटिंग रूम्स में मेरे फेलोशिप परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। अगर कोई भाई आता है, उसके घर, उसके कपड़ों में से बदबू आ रही होती है, वो साइकिल पे आता है, वो रिक्शे पे आता है, वो पान चबा रहा होता है, वो कई दिनों से नहाया नहीं होता, वो एक झोपड़पट्टी से भी आता है, मेरी दुर्दशा की तरह ही आता है, जहां कहीं मेरा बचपन बीता होगा, चलो उतने गहरे में तो नहीं बीता, लेकिन हाँ छोटे छोटे घरों में रहा हूं, और उसको जफ्फी पाई जाती है, उसको कहते हैं कीप कमिंग बैक। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई है ही नहीं, केवल एक मजहब, कि तू भी शराबी, मैं भी शराबी, आ बैठ, मेरे पास तेरी जिंदगी को देने को बहुत कुछ है, अगर तेरे में लेने की क्षमता है तो। और दोस्तों, आपने खुले दिल से दिया, और मैं धीरे धीरे जितनी मेरी हैसियत थी मैं बटोरता चला गया। मेरा मैसेज उन भाइयों के लिए, खासकर जो न्यू रिकवरी में है, 1 महीना, 2 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स मैजिकली, मिरेकुलसली, चमत्कार। मुझे नहीं मालूम मेरी बड़ी बेटी कब बस गई और मैं नाना बन गया, मुझे नहीं मालूम मेरी छोटी बेटी कब अब कॉलेज में पहुंचने वाली हो गई और कहती है पापू यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब वो शान से कहती है स्कूल में, मेरा बाप क्या करता है। वो कहती है, उसको कोई पूछता है तेरा रोल मॉडल क्या है, तो कहती है मेरे पापा। मेरी हर रिकवरी मीटिंग में वो जाती है, मेरी केक कटिंग में वो जाती है, मेरी वाइफ जाती है, शी इज ए मेंबर ऑफ एल नॉन। मेरी बेटी जाती है, वो वहां मेरी शेयरिंग सुनती है, मेरी मेरी वो शेयरिंग के जिसमें मैं अपनी वाइफ को थप्पड़ मार के कहता था बेड पे आ जा, और मैं उसका रेप करता था लिटरली। मैं नहीं झिझकता इन बातों को बोलते हुए। मेरी बेटी बात जैसी मीटिंग खत्म होती है मुझे चपटी डाल देती है, किस करती है और कहती है पापा आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई हीरो। मैंने कहा मैं हीरो तेरा हूं, लेकिन मैं इन कमरों, इन मीटिंग रूम्स, इन दोस्तों, इन फेलोशिपिंग, इन संजीव जी, सुरेंद्र जी, अनिल जी, रोनी जी, ये इन लोगों के बिना, है ना, ईश्वर जी, मैं इन लोगों के बिना कभी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये है तो मैं हूं। सो दोस्तों, फेलोशिप एक ऐसा नेट है, जैसे सर्कस शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो। मैं खत्म करूंगा, मेरा समय भी हो गया, 3-4 मिनट में ऊपर चला गया हूं। तो जैसे एक सर्कस में करतब दिखा रहा होता है, वो इधर से छलांग मारता है और उधर से दूसरा एक आदमी उसे पकड़ लेता है, बस यूं ही हमें यहाँ पकड़ा जाता है, और नीचे एक नेट लगा होता है। वो जो प्रोग्राम है वो करतब दिखाने वाले के स्किल है, वो स्किल सीखता है,
12 स्टेपिंग जब होती है, खूबसूरत है, इसके बिना गति नहीं है, मैं इतना बता दूं। लेकिन अर्ली रिकवरी में वो नेट, बड़ा मजा आता है। आप गिरते हो, वो नेट संभाल लेता है, वो चोट नहीं लगने देता, वो हाथ पकड़ लेता है, वो आपके घर तक आ जाता है, वो आपके अपने घर में ले जाता है, वो कहता है सारा दिन मेरे साथ रह। एक टॉड हुआ करते थे, वो बड़े पुराने, वो धर्मपुर में मुझे धर्मशाला में मिले, चाय कॉफी पिलाई उन्होंने, बढ़िया से होटल में लेके गए, बुलेट पे आए। फिर मैं कांगड़ा गया, वहां मेरे फेलोशिप मिले, फिर मैं दिल्ली गया, वहां फेलोशिप। अर्ली रिकवरी में मेरे दोस्त मुझे, मेरे स्पॉन्सर कहते रहे कि दिलबाग तू जहां भी जाए, धर्मपुर, हमीरपुर, जबलपुर, जहां जाएगा तू, दिल्ली, कहीं भी जा रहा है, ये पकड़ नंबर, शाम को यहां जाएगा तू। मैंने कहा ठीक है जी, ये पकड़ नंबर। लैंडलाइन नंबर होते थे, फिर मोबाइल आ गए उसके चलते। ये पकड़ नंबर, यहां जा। तो मुझे अगर किसी ने बचाया पहले 2 साल, तो वो मेरे स्पॉन्सर, इन मीटिंग रूम्स, इन रेगुलर मीटिंग्स, जो सर्विस दी गई उसे करके, मेरे भाई, उन लोगों का साथ, उनकी वो बातें, जिनमें पूरी जिंदगी मुझे इतना आनंद कहीं नहीं आया होगा जितना आनंद मुझे उन्हें सुनने में आता था। मुझे वो यही कहते थे कि दिलबाग 2 कान सुनने के लिए दिए गए हैं और 1 जुबान बोलने के लिए दिया गया है, इसको लिमिट में इस्तेमाल किया कर, हॉल्ट का प्रोग्राम फॉलो किया कर, आता रह। मैंने कहा कैसे होगा, पैसा, काम, रुत, कैसे होगा, पालन पोषण? कहते यार 2 ही मकसद हैं, पहले घूंट से दूर और दूसरे शराबी की मदद। कर सकता है? मैंने कहा तो बहुत आसान है, लेकिन करियर, काम, पैसा। वो कहते यार छोड़ दे। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो? लेकिन आज 10 सालों बाद वो साबित हो गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वो परमात्मा ठीक मुझे अपनी गोद में उठाए चलता गया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है, तो इस फॉर्मूला को अपना के देखना। 2 ही मकसद, पहला घूंट से दूर, दूसरा अपने भाई की मदद। क्योंकि अगर आप 30 दिन की रिकवरी में है, तो जो आज पहले दिन आया है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप 4 महीने की रिकवरी में है, जो आज 4 दिन से अभी उसकी रिकवरी चल रही है, वो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। उस मीटिंग के कमरों में, उन मीटिंग रूम में आपकी बात सुन के उसे ज्यादा अच्छा लगेगा, उसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि आपके जख्म अभी हरे हैं। तो आप जितनी भी जो भी रिकवरी में है, आप मीटिंग रूम में जाएंगे, आपकी भी मदद हो जाएगी, दूसरे की भी मदद हो जाएगी, और परमात्मा हमारे जीवन को एक एटलीस्ट यार इस जानवर के जीवन से, आज कोई हीन भावना, कोई गिल्ट, कोई सेल्फ पिटी, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने रहने ही नहीं दिए। ऐसे उठाकर बाहर फेंके और परमात्मा से मिलवा तो नहीं, चलो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उससे मिल लिया, लेकिन उसका अनुभव रह रह कर होता है। दोस्तों, मैं दिलबाग एक शराबी, आपने आज मुझे इतना वक्त दिया, कुछ मिनट मैंने ऊपर ले लिए। आप सबका धन्यवाद। और जो कोई भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, परमात्मा करे कि वो मेरी तरह उस पे भी उसकी अनुकंपा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।